देवियों और सज्जनों, मैं कैप्टन विवेक जैन हमारे 13वें एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। अपने पहले के एपिसोड्स में मैंने कुछ महत्वपूर्ण और लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की व्याख्या की है, जैसे ईपीएस जिसे हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं, पी रेशियो, बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, gross profit and net profit margin, ROA return on assets, ROE return on equity, ROCE return on capital employed, debt equity ratio and interest coverage। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी सुझाव दिया था, कृपया चर्चा किए गए अनुपातों का अध्ययन करें, उन्हें स्पष्ट रूप से समझें, विभिन्न वेबसाइटों में उपलब्ध वास्तविक डेटा से कंपनियों के बीच तुलना करके परिचित हों और वह आपकी व्यवसाय की कंपनी का मूल्यांकन करने में आपकी सहायता करेगा, जिससे आप दृढ़ विश्वास के साथ निवेश कर सकते हैं। साथियों, अंत में हम आज कुछ और फाइनेंशियल रेशियोज को समझेंगे, जिसे लिक्विडिटी रेशियोज के रूप में जाना जाता है, या हम इसे कहें तरलता अनुपात। साथियों, मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। हम पहले करंट रेशियो पर विचार करेंगे, जिसे हम वर्तमान अनुपात कहते हैं। वर्तमान अनुपात एक लोकप्रिय वित्तीय अनुपात है जो वर्तमान देनदारियों को कवर करने के लिए उपलब्ध वर्तमान संपत्तियों के अनुसार कंपनी की तरलता का परीक्षण करता है। करंट एसेट्स जिसे हम कहते हैं वर्तमान अनुपात, करंट लायबिलिटीज जिसे हम कहते हैं वर्तमान देनदारी। करंट एसेट्स हमेशा करंट लायबिलिटीज से अधिक होना चाहिए, तभी अगर हमें जरूरत पड़ी, कंपनी को जरूरत पड़ी, तो वो करंट एसेट्स से पैसे निकाल कर करंट लायबिलिटीज में देनदारियों को पैसा वापस कर सकते हैं। इसी को हम कवर कहते हैं। इसीलिए इसमें समझाया गया है, वर्तमान देनदारियों को कवर करने के लिए उपलब्ध वर्तमान संपत्तियों के अनुसार, माने करंट एसेट्स जो उपलब्ध है कंपनी को, उसको इनकैश करने के बाद, उसको बेचने के बाद जो कंपनी लायबिलिटी से ज्यादा कर पाएगी, अधिक कर पाएगी, तो उतना अधिक कवर उसके पास रहेगा, और यही कंपनी की लिक्विडिटी की परीक्षण करता है। उसी को हम कहते हैं तरलता की परीक्षण करता है। इस अनुपात की अवधारणा यह पता लगाना है कि क्या किसी कंपनी की अल्पकालिक संपत्ति, जिसे हम इनकैशेबल संपत्ति कहते हैं, कैश जो कंपनी के बैंकों में होगा, कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कंपनी के पास कुछ ऐसी सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स या डिबेंचर्स कुछ होंगे, फिक्स डिपॉजिट्स होंगी जिनको वो मार्केट में बेचकर पैसे उठा सकते हैं, रिसीवेबल्स जो उनको अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स से मिलेगा, सन्ड्री डेटर्स से रिसीवेबल मिलता है, एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी हर कंपनी कुछ माल बेचने के लिए बनाती है और कुछ माल अपने गोडाउन और स्टॉक में रखती है, जिससे किसी भी समय अगर किसी बेचने वाले को उसकी जरूरत हो तो उसको सप्लाई कर पाए। इसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। थोड़ा बहुत इन्वेंट्री कंपनी अपने एक्सपीरियंस के अनुसार रखती है। ये सारी चीजें इनकैशेबल कही जाती हैं, इसीलिए इसे अल्पकालिक संपत्ति कह सकते हैं। अपनी अल्पकालिक यानी तत्काल देनदारियों का भुगतान करने के लिए आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, और ये हमेशा देनदारियों से अधिक होनी चाहिए। और करंट लायबिलिटीज, तत्काल देनदारियों को क्या एग्जांपल में, हम उदाहरण में क्या देखते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स जो हमने लिए हैं हमें वापस करने पड़ेंगे, पेबल्स और भी हमने किसी से लिए होंगे या किसी को देना बाकी होगा, वो भी हमें वापस करने पड़ेंगे।
एक्रूड एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस, किसी की सैलरी, किसी के वेजेस, किसी के माल का की कीमत, कोई अपनी फैक्ट्री की कोई और खर्च जिसे हमें देना है, और टैक्सेस, गवर्नमेंट को टैक्सेस देना है, ये सब करंट लायबिलिटीज में आते हैं। और इन करंट लायबिलिटीज से करंट एसेट्स हमेशा अधिक होना चाहिए। यहाँ पर अब वर्तमान अनुपात, आप जैसा मैंने बताया, जितना अधिक होगा उतना ही उसे बेहतर समझा जाता है। एक समीकरण है, इक्वेशन है कि करंट रेशियो को हम करंट एसेट्स को अगर करंट लायबिलिटी से विभाजित करें तो करंट रेशियो आता है। उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है कि कंपनी की करंट एसेट्स 12,000 करोड़ की है, उसे करंट लायबिलिटी जो 7,000 करोड़ की बनती है उससे विभाजित किया जाए तो करंट रेशियो 1.71, यानी कंपनी के पास 1.71 का कवर है एसेट्स लायबिलिटीज के ऊपर, एसेट्स लायबिलिटी से अधिक। ये बहुत बड़ी चीज है और ये एक कंपनी की स्ट्रेंथ को समझाता है, दर्शाता है। विश्लेषकों की उम्मीद का न्यूनतम रेंज है कि करंट रेशियो 1.50 से 1.75 के बीच होना चाहिए, न्यूनतम। इससे अधिक भी हो सकता है, अच्छी कंपनियों का 2 और बहुत अच्छी कंपनियों का 3, 4, 5 तक भी होता है, लेकिन 1.5 टू 1.75 अगर हो तो ये एक्सेप्टेबल है। अब हम क्विक रेशियो को समझेंगे। जैसा कि ये नाम संकेत देता है, क्विक रेशियो को क्विक एसेट्स रेशियो भी कहा जाता है या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। अब क्विक रेशियो और करंट रेशियो में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। क्विक रेशियो करंट रेशियो की तुलना अधिक रूढ़िवादी है, क्योंकि इसमें इन्वेंट्री और अन्य वर्तमान संपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें नकद धन में बदलना कठिन हो सकता है। कभी कभी इन्वेंट्री, अगर कंपनी की प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं ठीक चल रहे हैं तो उन्हें बेचना मुश्किल हो सकता है। कुछ ऐसी वर्तमान संपत्ति हैं जिन आसानी से बेचा नहीं जा सकता है, उनको हम करंट एसेट से निकाल दें तो जो बचेगा वो क्विक एसेट्स बोले जाएंगे, और उस क्विक एसेट्स को हम लायबिलिटी से विभाजित करेंगे तो वो क्विक रेशियो आएगा। इसलिए एक उच्च अनुपात का अर्थ है जो उच्च क्विक रेशियो हो, अच्छा कवर हो, कि कंपनी की तरल वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है। समीकरण यहां पर है, क्विक रेशियो कैश एंड इक्विवेलेंट्स प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल, यानी करंट एसेट के सभी आइटम जहां पर हैं, इसमें सिर्फ इन्वेंट्री नहीं है। इसको हम करंट लायबिलिटी जो कि सेम रहेगा उसे उससे विभाजित करते हैं। उदाहरण के तौर पर क्विक रेशियो, जैसे करंट रेशियो, करंट एसेट्स 12,000 करोड़ था, वो 10,500 करोड़ का हो गया है। शायद हो सकता है 1,500 करोड़ इसमें इस करंट एसेट्स में इन्वेंट्री हो, उसको निकाल दिया गया है। अब 10,500 करोड़ के कैश इन कैशेबल क्विक एसेट्स को हम जब करंट लायबिलिटी जो सेम है 7,000 करोड़ से विभाजित करते हैं तो हमें क्विक रेशियो मिलता है 1.50, 1.50, जहां पर विश्लेषकों की उम्मीद का न्यूनतम रेंज है 1.25 से 1.50। डिविडेंड पे आउट रेशियो, हम इसे लाभांश भुगतान अनुपात में जानते हैं, यानी जितना कंपनी शेयर धारकों, ये मैं पहले आपको समझाऊं इसमें क्या लिखा है, क्योंकि इस अनुपात में सभी शेयर धारकों को बड़ी रुचि होती है। ये शेयर धारकों को प्रति इक्विटी शेयर की शुद्ध आय से नकद लाभांश का भुगतान प्रतिशत के रूप में उसकी पहचान कराता है। कंपनी जितना भी शुद्ध आय दिखाती है, कमाती है, या स्टेटमेंट या डिक्लेयर करती है, उस सारा का सारा तो शेयर धारकों को नहीं देगी, क्योंकि फिर कंपनी को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए कुछ बचेगा नहीं और कंपनी को उधार लेना पड़ जाएगा। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, हर कंपनी अपने नकद आय, शुद्ध आय से एक हिस्सा शेयर धारकों को देती है और एक हिस्सा कंपनी के रिजर्व्स एंड फंड्स में दिखाती है, जो भी शेयर धारकों का ही होता है, लेकिन क्योंकि वो शेयर धारकों को दिया नहीं गया है, उस धन से कंपनी अपनी
अपने व्यापार को बढ़ा सकती है। कोई भी चीज खरीदनी हो, कोई प्लांट खरीदना हो, कोई मशीनरी खरीदना हो, तो उसे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो उसी को बोलते हैं कि कौन सा हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया। एक वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल यानी मैनेजमेंट लाभांश की घोषणा करते हैं। कंपनी की कुल शुद्ध आय में से एक हिस्सा सभी शेयरधारकों को उनके व्यक्तिगत शेयर होल्डिंग्स के अनुपात में वितरित किया जाता है और शेष भाग को कंपनी में वापस निवेश किया जाता है। आमतौर पर शेयरधारकों के इक्विटी भंडार कोष में शामिल किया जाता है। इस शेयरधारक भंडार कोष का उपयोग आमतौर पर बकाया देनदारियों, नई मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए किया जाता है, जिससे व्यवसाय का विकास हो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का इक्वेशन है परसेंटेज में जितना एक शेयर पर डिविडेंड दिया गया उसे कंप्लीट अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट जो जिसे हम कहते हैं, उससे विभाजित करके 100 से गुना करिए। समझ लीजिए एक प्रति शेयर में 20 रुपए की आमदनी कंपनी ने दिखाई और उसमें से 5 रुपए डिविडेंड शेयर होल्डर को दे दिए प्रति शेयर पर, तो 5 विभाजित बाय 20, 100 से गुना करने पर हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो मिलता है 25%। यानी 25% कंपनी ने अपनी कमाई का हिस्सा शेयर होल्डर्स को दे दिया है और बाकी का 75% हिस्सा कंपनी ने अपने पास रख लिया है, जो कि शेयर होल्डर्स के रिजर्व्स में दिखाया जाएगा। वो भी शेयर होल्डर्स का ही है, लेकिन अभी शेयर होल्डर्स को न देके उसे कंपनी अपने व्यवसाय के विकास के लिए खर्च कर सकती है। विश्लेषकों की उम्मीद के अनुसार साथियों, अच्छी बढ़ती कंपनियों में अधिकांश के औसत अनुमान पर ज्यादातर कंपनी का एवरेज जिसे हम कहते हैं लाभांश भुगतान अनुपात यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो 25 से 33% के बीच होना चाहिए, ताकि शेष 75 से 67% वापस निवेश किया जा सके। 25% से कम के लाभांश भुगतान अनुपात वाली किसी भी कंपनी को शेयर धारकों के प्रति रूढ़िवादी और अमित्र होने के रूप में कहा जाता है, माना जाता है। जब तक अपवाद के रूप में कुछ कम भुगतान वर्षों में अच्छे कारणों को बताया ना जाए, जैसे कंपनी बोल सकती है कि भाई हम इस बार 25% नहीं देंगे, 20 देंगे या 15% देंगे, क्योंकि हमें ऋण लेने से बचने के लिए कुछ मशीनरी उपकरण ज्यादा खरीदने हैं, अधिक खरीदने हैं, उसके लिए हमें और धन चाहिए और हम उधार लेना नहीं चाहते हैं, इसी धन का संरक्षण करेंगे। तो उस समय शेयर होल्डर्स 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए इस बात को मान लेते हैं, क्योंकि आगे चलकर उनको फिर एक अच्छा डिविडेंड पे आउट मिलेगा। विशेष रूप से बढ़ती और अपेक्षाकृत नई कंपनियों के लिए यह मान्य है। अब कुछ कंपनी हाई पे आउट रेशियो भी देती है। दूसरी ओर एक उच्च लाभांश भुगतान माने हाई पे आउट रेशियो किसी भी कंपनी के शेयर धारकों को पसंद नहीं होता, क्योंकि यह व्यापार की विकास योजना की कमी को दर्शाता है। हालांकि यहाँ भी कुछ अपवाद स्वीकार किए जाते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ कंपनीज हैं जिनके पास काफी कैश फ्लो जमा हो जाता है और ग्रो और विकास के लिए उन्हें जितने धन की आवश्यकता है उससे भी अधिक धन जब होता है तो वो उसका अपने डिविडेंड, अपने अर्निंग्स का एक मेजर हिस्सा डिविडेंड के रूप में दे देते हैं। इस ज्यादातर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी में देखा गया है कि उनका पे आउट रेशियो अधिक होता है, 50 से 60% तक भी होता है। तो शेयर होल्डर्स को जब इसका कारण मालूम हो जाए, पता लग जाए, ये पता लगे कि कंपनी की विकास योजना की कमी नहीं है, तो ये हाई पे आउट रेशियो भी उस अपवाद वाली कंपनियों में मान्य है। साथियों, इन अनुपातों को सीखने के बाद हमें किसी कंपनी की गुणवत्ता का आकलन करने में सक्षम हो जाना चाहिए, जिससे हम तय कर सकें कि क्या ये व्यवसाय हमारे लिए उचित है।
और क्या हमें इसके इक्विटी शेयर स्टॉक मार्केट से खरीदने चाहिए? किसी भी कंपनी का ये मौलिक विश्लेषण, जिसे हम फंडामेंटल एनालिसिस के नाम से जानते हैं, अभ्यास के साथ अधिक से अधिक दिलचस्प हो सकता है। अगर हम नित्य अध्ययन करें, और क्या चीज का अध्ययन करें? बैलेंस शीट का, लाभ और हानि खाते का, अनुपातों का, और यह सब हम करें अपनी रुचि से, अपने हित के लिए। क्योंकि मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा कि इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? ये हमारी मेहनत की कमाई है, दांव पर हमारे पैसे लगे हैं। किसी भी व्यवसाय या व्यवसायों से में हमने अपना धन लगाया है, तो जब हमारा पैसा कंपनी में हमने निवेश किया है, तो हमें जरूरत है कि हम कंपनी की सब स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझें। साथियों, मैं यहाँ ये भी याद दिलाना चाहूंगा, दूसरों के सुझावों से बचें, कानाफूसी से बचें, यहाँ और वहां के सलाह से बचें, क्योंकि मैं दृढ़ता से, विश्वास से और अनुभव से कह सकता हूं कि सबसे अच्छा निर्णय सिर्फ आप ही ले सकते हैं। हमारे अगले एपिसोड्स में हम कुछ कंपनियों के वास्तविक और प्रकाशित वित्तीय विवरणों के उदाहरण लेंगे और फिर हमारे ज्ञान और समझ के लिए उन पर चर्चा करेंगे। देवियों और सज्जनों, यदि आपको ये चर्चा दिलचस्प लगी है, तो कृपया इस चैनल की सदस्यता लें, अगर आपने अभी तक नहीं ली। इससे आपको हमारे सारे एपिसोड्स ठीक समय पर दिखेंगे। प्रदान किए गए जगह में अपनी टिप्पणियां और प्रश्न भी डाल दें, मैं उन सभी का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपसे फिर जल्द मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।